नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं दक्षिण पर दरार। जी हां, पाकिस्तान ने सार्क समिट को लेकर भारत पर बाधा डालने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के दूरदर्शी रवैये के कारण क्षेत्रीय सहयोग का ये बेशकीमती मंच तेजी से अपना महत्व खो रहा है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही भारत को वर्चुअली तरीके से आगामी सार्क समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था और उससे पहले 2016 का दक्षिण शिखर सम्मेलन 15-19 नवंबर को इस्लामाबाद में आयोजित होना था, लेकिन तब 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में उरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकी हमले के बाद भारत ने सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और इसके बाद एक बार फिर से भारत के सार्क समिट में शामिल होने पर संशय है। क्यों बार बार चल रहा है दक्षिण का सम्मेलन? क्यों बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद के में सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था? इसके बाद सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रीय संगठन है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं और संगठन साल 2016 से बहुत प्रभावी नहीं है और साल 2014 में काठमांडू में हुए द्विवर्षीय वार्षिक सम्मेलन के बाद से इसका कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि दक्षिण पर किस तरीके से दरार है और 2004 के बाद से दक्षिण शिखर सम्मेलन का क्यों आयोजन नहीं हुआ है, क्या कारण रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए, जिसमें अभिषेक खरे जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं और राजेश भारती जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अभिषेक सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि आरोप लगाया है पाकिस्तान ने कि बाधा डाल रहा है भारत दक्षिण सम्मेलन पर, कहीं ना कहीं दरार जो है वो देखने को मिल रही है। आपके दृष्टिकोण से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए अंशुल, ये आरोप बिल्कुल सही है। मतलब एक लाइन में मैं कहता हूँ ये आरोप बिल्कुल सही है। और क्यों सही है अब उसकी बात कर। देखिए, शुरू में जो सार्क का उद्देश्य था, 1985 में सार्क को स्थापित किया गया था ढाका घोषणा के अंतर्गत, और उसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य था सार्क का, वो था क्षेत्रीय, जो हमारा क्षेत्र है दक्षिण एशिया का, इसमें सहयोग करना और आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सब बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट था। लेकिन हुआ क्या कि 1985 के बाद से ही पाकिस्तान ने इस मंच का इस्तेमाल किया कश्मीर मुद्दे को उठाने में। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो मंच था, इतना इंपॉर्टेंट मंच था दक्षिण एशिया के देशों के लिए, ये धीरे धीरे, जबकि इसके उद्देश्यों में राजनीति नहीं है, ये प्रमुख रूप से व्यापारिक और सांस्कृतिक संगठन, तो इसके उद्देश्य में राजनीति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान लगातार राजनीति इस पे करी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक लंबे समय तक भारत का इंटरेस्ट, भारत इस मंच पे यही होता था कि जब भी मीटिंग हो रही है पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, तो फिर भारत अपना बचाव कर रहा है। फिर उसके बाद जो उद्देश्य होता था वो उद्देश्य व्यापार और इन सब से हटके वो राजनीति पाया जाता था। तो साल दर साल जब यही चलता रहा, तो फिर कहीं ना कहीं भारत को लगने लगा कि यहाँ पाकिस्तान आगे बढ़ने आसानी से नहीं देगा, इस मंच को ना मंच को बढ़ने देगा, बल्कि मंच का इस्तेमाल वो इस तरह से दुरुपयोग करता रहेगा। तो इस चीज को देखते हुए धीरे धीरे भारत का इंटरेस्ट इस बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन से कम होने लगा। और फिर एक समय स्थिति ऐसी आई कि भारत ने अपने आप को इस संगठन में इन्वॉल्व करने की जगह दूसरे जो इंपॉर्टेंट संगठन थे, जैसे G7 है या G20 है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया। इससे फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ी इससे बेनिफिट ये मिला कि अब ना सिर्फ भारत, विश्व के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो संगठन है, जो आर्थिक संगठन है, उनका सदस्य है, वहां उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि भारत ज्यादा बेनिफिट ले रहा है, जहां पर फंस के उसे बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है कि भारत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो बिल्कुल सही। अब दूसरी बात, दूसरी परेशानी क्या हुई थी इस संगठन के साथ कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गुटबाजी भी शुरू हो गई थी। गुटबाजी ऐसे शुरू हो गई कि कुछ लोग भारतीय, जो भारत है उसके गुट के मेंबर हो गए, कुछ पाकिस्तान गुट के मेंबर हो गए। तो इस तरह से भी इस संगठन को जो स्मूथ रूप से चलना था, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति करना था, जबकि इसके उद्देश्य आप देखेंगे, इसका चार्टर देखेंगे आप, तो बहुत शानदार चार्टर है, बहुत शानदार उद्देश्य है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की जो इसको मतलब राजनीति का मंच बनाने का प्रयास, उसके कारण इसके उद्देश्य को पूर्णतः खात्मा हो गया और भारत का इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और बड़े क्लियर शब्दों में आपको बोल रहा हूँ कि भारत का इंटरेस्ट अब इस मंच में नहीं है। क्योंकि अब भारत का इंटरेस्ट इस मंच में नहीं है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये मंच भी अपनी जो प्रासंगिकता है उसे खोता जा रहा है।
और आने वाले समय मुझे लगता है निश्चित तौर पर अब इस मंच को बहुत ज्यादा बेनिफिट इस मंच से भारत को मिलना भी नहीं है। तो बेहतर है भारत अब अपने नए कुछ जो नए संगठनों के साथ, आर्थिक संगठनों के साथ भारत जोड़ता जा रहा है, उन पर फोकस करेगा तो भारत का व्यापार भी बढ़ेगा, भारत को विश्व में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी और लाभ भी। बिल्कुल। राजेश भारती जी, आपका क्या कहना है? पाकिस्तान ने सार्क समिट को लेकर भारत पर बाधा डालने का कहीं ना कहीं आरोप लगाया है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये तो अभिषेक जी ने बोला कि भारत में निश्चित रूप से भारत ने ही बाधा डाला हुआ है, लेकिन मैं अभिषेक जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारत को दूसरे आर्थिक मंचों की तरफ जो अपने कदम बढ़ाने चाहिए। देखिए कि दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोस के देशों के साथ संबंध, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। उस पर से भारत की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा रहा है सिर्फ आज से कुछ दशक पहले तक। ये वर्ल्ड का 3% एरिया सार्क के देश, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें 8 मेंबर हैं, 9 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, ये वर्ल्ड का 3% पॉपुलेशन, 21% पॉपुलेशन, 3% एरिया और अप्रॉक्स 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी शेयर करती है। इनमें 2.89 ट्रिलियन की इकोनॉमी अकेले भारत की। तो सार्क में भारत की जो मजबूत उपस्थिति है, उसमें भारत के सहयोग के बिना, सक्रिय भागीदारी के बिना सार्क आगे नहीं बढ़ सकता। सार्क एक महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि एक बात हमको समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये जो भारत के समीपवर्ती देश है, जिन 8 देशों का ये संगठन है, उनको इग्नोर करके हम एशियान में, G20 में या दूसरे संगठन में, कॉमनवेल्थ में हम जितने भी संबंध बेहतर करें, लेकिन क्या भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान के साथ संबंध की जरूरत नहीं है? क्या इनके साथ व्यापार नहीं करना है हमें? आज हर देश छोटा से छोटा बाजार ढूंढ रहा है, और सार्क का उद्देश्य भी हम जानते हैं। सार्क एशियान के प्रभाव में बनाया गया था। एशियान का उद्देश्य क्या था कि वो एशियान के देश आपस में जो फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन चला रहे हैं, क्योंकि यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सब देशों आपस में यदि हम आपसी व्यापार में जो सीमा शुल्क लगते हैं, जो कस्टम ड्यूटी लगते हैं, या उसमें जो अन्य बाधाएं होती है देशों के बीच व्यापार में, वो यदि विड्रॉ हो जाए तो भारत के लिए कितना बड़ा बाजार है अपने आसपास में ही। दूसरा कि भारत को ये, इनमें से कई देश कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का भी सोर्स हो सकते हैं, वहां से हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं। तो मैं शेख जी की एकदम इस बात से सहमत हूँ कि हमें दूसरे अन्य संगठनों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सार्क का रिलेवेंस हर समय रहेगा, सार्क को रिलेवेंट बनाना चाहिए। यदि हम सार्क को रिलेवेंट नहीं बनाते हैं तो ये मैं अपने सत्ता को या अपने सिस्टम का दोष मानूंगा। ये राजनीति का एक गलत ट्रेंड होगा। हमें सार्क को पुनर्जीवित करना चाहिए। पाकिस्तान के को इग्नोर करके, उसमें 8 कंट्री मेंबर है, केवल पाकिस्तान के साथ जो हमारा तनाव है, उसके कारण सार्क का समिट ना हो। हम पाकिस्तान को उसमें कमजोर करें और सार्क का रिलेवेंस मजबूत बनाए। मैं इस दिशा में सोचता हूँ। बिल्कुल राजेश जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में वैसे तो शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो उरी हमलों के चलते जो चीजें थी उसके बाद असमर्थता कहीं ना कहीं जताई थी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खिन्न मन से वो नहीं वहां शामिल होना चाह रहा है, या जो भी चीजें रही हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो भारत जो है वो बैठक में ऑनलाइन भी शामिल कहीं ना कहीं हो सकता है। हाँ, अभी तो ऑनलाइन बैठक की ही बात चल रही है कि ऑनलाइन बैठक में भारत जुड़ गया। अभी ऑफलाइन बैठक के लिए जो कोरोना का जो ये वेव है, उसमें ऑफलाइन बैठक तो शायद पॉसिबल भी ना हो पाए। लेकिन भारत को इस बैठक को तो आयोजित करने की दिशा में सक्रिय कदम बढ़ाना चाहिए। हमें लगता है कि हमारा जो केंद्र की सरकार है ना, वो एक राजनीतिक तरीके से देख रही, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो तनाव है वो निश्चित रूप से जो भारत की आंतरिक राजनीति है उसमें एक बढ़त देती है राजनीतिक दलों को। उस बढ़त के नाम पे एक इतने मजबूत संगठन को, जिस संगठन का इतिहास लगभग जो है मोर देन 30 ईयर का हिस्ट्री है, जिस संगठन की बैठक 2014 में, लास्ट इसकी बैठक उरी के पहले ही जो है बैठक हुई थी 2014 में काठमांडू में ही सार्क का जो सेक्रेटेरिएट भी है, उसका जो दफ्तर है वो काठमांडू से ही संचालित होता है। 1987 में उस दफ्तर का उद्घाटन किया गया था। तो क्या हमें नेपाल के साथ व्यापार नहीं करना है? भूटान के साथ आप देखिए, नेपाल और भूटान आज चाइना के तरफ जा रहे हैं। आपने ही अपने कई चैनल पे शो किए कि आज श्रीलंका में उसकी घुसपैठ बढ़ रही है, बांग्लादेश में बढ़ रही है। तो इन देशों के साथ हमें मजबूत संबंध चाहिए या नहीं चाहिए?
हम दूसरे देश क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो क्या श्रीलंका में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में जो चीन का हस्तक्षेप होगा, क्या भारत उसका मुकाबला करने के लिए इस संगठन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो हम एक तरफ बेहतर संबंध इन देशों के साथ चाहते हैं और दूसरी तरफ एक इतने महत्वपूर्ण संगठन को हम कमजोर कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि उसका रेलेवेंस खत्म है। मैं समझ रहा हूँ कि आज चाइना जिस तरह से भारत के ऊपर प्रभावशाली हो रहा है, वैसे में सार्क का रेलेवेंस आज सबसे अधिक है। आज सार्क मोस्ट रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाना चाहिए था भारत के लिए, और भारत की राजनीति को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा सत्ता तंत्र ये बात समझे कि आज भारत को सार्क की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज उसका रिलेवेंस और ज्यादा है। बिल्कुल। अभिषेक जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं इस बात का थोड़ा सा जवाब ऐसे देता हूँ, क्या 20 साल में यानी 1985 से लेकर 2016 तक जब इस संगठन की मीटिंगें हुई, नियमित तौर पर मीटिंग हुई, और ऐसा नहीं है कि उपलब्धि नहीं है इस संगठन की। इस संगठन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है साफ्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो हुआ है, यानी जो सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार आरंभ हुआ है 1995 से, ये संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद मैं आपको और बताऊं इस संगठन की उपलब्धि अगर, तो सार्क कृषि केंद्र खुला ढाका बांग्लादेश में, इसके बाद सार्क तपेदिक सेंटर खुला काठमांडू में, सार्क डॉक्यूमेंट सेंटर खुला है भारत में, सार्क मौसम विज्ञान केंद्र खुला है, सार्क ऊर्जा केंद्र, संस्कृति केंद्र, सूचना केंद्र, यानी देयर आर सो मैनी संगठन बनाए गए हैं इस पर्टिकुलर संगठन के द्वारा। इसके बाद भी अगर भारत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो रीजन क्या है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत पक गया है, परेशान हो रहा है, और उसे लग रहा है कि इतने सब करने के बाद भी वो जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि भारत ने प्रयास नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं है कि भारत को इस संगठन के महत्व नहीं पता, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता कि चाइना को काउंटर करने के लिए इससे बेहतर उसके पास ऑप्शन नहीं। लेकिन इन सब के बाद भी, और ये सब के प्रयास भारत सरकार ने नहीं किए होंगे, 20 साल में सारे प्रयास किए होंगे, इसके बाद उनको समझ में आया हो कि यार अब इसको कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रयास बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत होती है और किए भी जाते हैं और आगे भी करना चाहिए। यहाँ मैं सर की बात से सहमत हूँ कि इस संगठन को वापस रिवाइव करने की जरूरत है, लेकिन किस शर्तों में? कि हम क्या पाकिस्तान की फालतू की शर्तें, बेकार की शर्तों को मान के इस संगठन को चालू रखने के लिए उसकी फालतू की चीजों को माने? तो वो प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान भारत के लिए, और ये जो सदस्य देश हैं, अभी जो सर ने बहुत सारा विस्तार बताया कि इन सदस्य देश में इतने लोग रहते हैं, इतनी जनसंख्या है, लेकिन अगर ट्रेड के हिसाब से बात करें तो भारत को इनके साथ ट्रेड करने में, इंडिविजुअल जो ट्रेड है भारत का वो ऑलरेडी चल रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल ट्रेड नहीं चल रहा है, वो है। लेकिन हाँ, ग्रुप के रूप में करते, फ्री ट्रेड के रूप में करते तो भारत को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ये बात भी सहमत है। लेकिन एक चीज है कि किस कॉस्ट पे, किस शर्त पे, किस तरह की चीजों को हम और मान सकते हैं पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है अगर हम वो चीजों को देखेंगे तो शायद भारत के लिए अब मुश्किल है इस संगठन में एनर्जी लगाए, क्योंकि इतनी एनर्जी में तो भारत को विश्व व्यापार में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल। राजेश जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम इस संगठन को सिर्फ इसलिए कमजोर करें कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी बात अंशुल जी, क्या पाकिस्तान के साथ जो हमारे सीमाई विवाद है या जम्मू कश्मीर का विवाद है, वह बिना बातचीत के कभी हल होगा? दो ही तरीका है, या तो युद्ध, यदि हम युद्ध में भी जाते हैं, वार भी करते हैं, तो अंततः उसका अंत क्या होगा? समझौता। तो पाकिस्तान के साथ भी तो बातचीत करनी ही पड़ेगी। हम पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया को कब तक रोक के रख सकते हैं? या पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया इस कारण से रोके रखे कि जम्मू कश्मीर में वो आतंकवाद प्रायोजित करता है या जम्मू कश्मीर के को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा के भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। हमें जो है ये बात पाकिस्तान को सार्क में कमजोर कीजिए, पाकिस्तान का रिलेवेंस सार्क में, उस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी तो हो सकता है कि ये बाकी जो 6 कंट्रीज हैं भारत के अलावा, भारत और पाकिस्तान के अलावा सार्क में 8 कंट्री मेंबर्स में से, वो बाकी 6 देशों का इस्तेमाल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के लिए हो सकता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में मदद मांगने जाते हैं, मलेशिया के ऊपर दबाव बनाते हैं, टर्की के ऊपर दबाव बनाते हैं पाकिस्तान को लेके, तो क्या इस मंच का इस्तेमाल भी तो इस कारण से हो सकता है? ये मोस्ट रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत की स्वतंत्र को ये बात अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर हम इसको कमजोर कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक भूल होगा भारत के लिए।
बिल्कुल। अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल एक और निकल के आया है पाकिस्तान की। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं दावा किया है कि भारत के दूरदर्शी रवैये के कारण क्षेत्रीय सहयोग का ये बेशकीमती मंच तेजी से अपना महत्व खो रहा है। तो क्या किस तरीके से इसे देखें, क्या अंदाजा लगाया जाए पाकिस्तान के इस दावे का? क्योंकि इसी जो ये लाइन है ना, अदूरदर्शी, बिल्कुल। तो इसी लाइन को उल्टा करें, ये भी तो हो सकता है कि भारत का ये दूरदर्शी कदम हो कि इस एक ऐसे संगठन में एनर्जी लगाने से कहीं बेहतर है कि हम दूसरे व्यापारिक जो संगठन है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भारत की भागीदारी, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाएं। देखिए, यहाँ ये पार्ट भी सही है कि ये संगठन ऐसा नहीं है कि हम इसे बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन तरीका क्या है, क्यों, मेहनत तो की गई होगी, लेकिन रिजल्ट जब नहीं मिले होंगे तभी जाके आदमी डिसाइड करता है, देश ने डिसाइड किया होगा कि अब इसमें एनर्जी लगाना बेकार है, अब हम आगे बढ़ें, यहाँ से मूव ऑन करें। तो वही स्थिति आ गई कि कोशिश की गई है यहाँ पर, और इसमें संभावना भी है। लेकिन अब मुझे लगता है भारत ने दो दिशा में काम करना शुरू किया है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय और दूसरे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको देख रहा है, उनके साथ अपनी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा मुझे लग रहा है कि जो विदेश नीति के अंतर्गत विभिन्न इस पर्टिकुलर संगठन में शामिल जो देश हैं, पाकिस्तान को छोड़कर, उनके साथ मुझे लग रहा है व्यापार को तेजी से भारत बढ़ा रहा है, और ये दिख भी रहा है। भारत तो बांग्लादेश व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मालदीव व्यापार बढ़ रहा है, नेपाल से खैर व्यापार है ये अच्छा। तो मुझे लग रहा है ये दो दिशाओं में काम हो रहा है। तो जो इस संगठन के रूप में हमें बेनिफिट मिलना थे शायद वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरह से बेनिफिट लेने के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि जो मुझे लगता है विदेश नीति या विजनरी होने की बात है, दूरदर्शी होने की बात है, तो मुझे लगता है भारत की विदेश नीति और भारत के लीडर पाकिस्तान के लीडर और विदेश नीति से कहीं ज्यादा विजनरी हैं, कहीं ज्यादा दूरदर्शी हैं और कहीं बेहतर सोचते हैं, जिसका ये परिणाम है कि आज लोकतंत्र के रूप में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और पाकिस्तान एक असफल देश के रूप में शामिल है। आज उन्हें इस चीज से संगठन की याद क्यों आई, ये संगठन की याद आज से 4-5 साल पहले क्यों नहीं उनको आ गई? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परेशानी है। आज आर्थिक रूप से पाकिस्तान कमजोर, दिवालिया हो चुका है, तब उसे इस संगठन की याद आ गई। लेकिन अगेन वही होगा कि जैसे इस संगठन की मीटिंगें शुरू होंगी, वो उसका इस्तेमाल फिर वो राजनीति के लिए करेगा, तो घुमा फिरा के बात फिर वहीं आ जाएगी। भारत ने बातचीत क्यों बंद करके रखी है पाकिस्तान के साथ? क्योंकि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करी? क्या लाहौर बस यात्रा नहीं हुई थी? क्या आगरा में मुशर्रफ के साथ बातचीत नहीं की गई थी? सब की गई, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होता है? घूम फिर के आतंकवाद फिर बढ़ जाता है, गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है किसी डेड एंड पे आके सरकार में बैठे जो नेता, दूरदर्शी, कूटनीतिक लोग हैं, उन्होंने ये चीज किसी लंबी सोच के बाद और परेशान होने के बाद ही डिसाइड की हो, और जिसके लाभ मिलेंगे निश्चित तौर पर। बिल्कुल। समय हमारे पास कम है, लेकिन फिर भी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजेश जी। मैं ये कहना, लाहौर बस यात्रा और आगरा समिट के बाद भी जब कारगिल हुआ तो क्या हमने दोबारा पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू किया नहीं किया? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ही नवाज शरीफ के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए जो है रैंडम वहां पहुंचते हैं और उन्हें चौंकाते हैं। तो संबंध बेहतर करने के प्रयास, हम प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था, पाकिस्तान के इसी तंत्र को हमने बुलाया था। तो ये बात तो अभिषेक जी की खारिज हो जाती सी बातचीत से कि हमने कारगिल के बाद भी बातचीत किया है, आगे भी करनी पड़ेगी। बातचीत के बाद परेशान होकर ही बंद की हमने बात। नहीं, आगे भी करनी पड़ेगी। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, आपकी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे दक्षेश पर दरार की, जहां पर पाकिस्तान ने सार्क समिट को लेकर भारत पर बाधा डालने का आरोप लगाया है और पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि भारत के दूरदर्शी रवैये के कारण क्षेत्रीय सहयोग का ये बेशकीमती मंच अपना महत्व खोता जा रहा है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही भारत को वर्चुअल तरीके से आगामी सार्क समिट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अब ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत का रुख इस समिट को लेकर क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।